Hello, everybody. Welcome to a mini series of lectures on machine learning. और guys, मुझे कहना चाहिए कि स्पेसिफिकली सुपरवाइज मशीन लर्निंग। और मैं शुरुआत करूंगा लीनियर रिग्रेशन से। कायदे से मुझे शुरुआत एक्चुअली नेव बेस्ड क्लासिफायर से करनी चाहिए, बट मैं अभी उस रूट को फॉलो नहीं करूंगा। मैं लीनियर रिग्रेशन से शुरुआत करूंगा, क्योंकि किसी भी एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो लीनियर रिग्रेशन के थ्रू समझना ज़्यादा इजी है, रेदर देन कि मैं उस कॉन्सेप्ट को प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स से कनेक्ट करके नेव बेस्ड क्लासिफायर से समझूंगा। तो गाइज, सुपरवाइज लर्निंग क्या है बेसिकली? देखिए गाइज, मैं ये जो डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ सुपरवाइज लर्निंग के लिए सीमित नहीं है, बल्कि ये इन जनरल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए भी एप्लीकेबल है। मशीन लर्निंग गाइस कुछ नहीं है, मशीन लर्निंग कर्व फिटिंग है। ओके, तो ये सुनने में आपको बहुत अजीब सी बात लगेगी कि मशीन लर्निंग कर्व फिटिंग है। तो आप सोच रहे होंगे कि आप किस कर्व फिटिंग की बात कर रहे हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। देखिए गाइस, जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में क्या होता था कि बेसिकली हमें यूजुअली ये बोला जाता था कि आपके पास एक इक्वेशन है, लेट्स से 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, और हमें इसका कर्व प्लॉट करना है, हमें ऐसा बोला जाता था। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है और हमें इसका कर्व प्लॉट करना है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप ऐसे में क्या करते थे कि आप बेसिकली दो एक्सेस लेते थे, जिसमें से एक एक्सेस एक्स एक्सेस होती थी और एक एक्सेस आपकी वाई एक्सेस होती थी। और फिर आप क्या करते थे गाइस कि आप एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज लेते चले जाते थे, या फिर मुझे कहना चाहिए कि आप एक्स की एक वैल्यू लेते थे और फिर उससे वाई की एक वैल्यू कैलकुलेट करते थे इस इक्वेशन की मदद से। और फिर एक्स की दूसरी वैल्यू लेते थे, फिर उससे वाई की दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते थे इस इक्वेशन की मदद से। और ऐसे करते करते गाइस आपके पास एक टेबल आ जाती थी जिसमें हर एक्स के लिए, तो आपके पास एक टेबल है जिसमें एक कॉलम एक्स के लिए है और एक कॉलम वाई के लिए। ठीक है, और आपने एक्स की अलग अलग वैल्यूज ली, जैसे कि x1 आपने एक वैल्यू ली, और फिर गाइस उस x1 वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में प्लग इन किया, और जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इससे आपको एक y1 की वैल्यू मिली। ठीक ठीक है गाइस, तो ऐसे करते करते आपके पास आपने बहुत सारी अलग अलग x की वैल्यूज ली। लेट्स से आपने x की x n वैल्यूज ली, तो एक हिसाब से आप कह लीजिए कि आपके पास ये जो टेबल है इसमें n रोज है। ठीक है, आपके पास ये टेबल है इसमें n रोज है और एन वैल्यूज हैं एक्स की। और गाइस हर बार एक एक्स की वैल्यू लेने पर आपने इस इक्वेशन से एक वाई की वैल्यू कैलकुलेट करी। राइट, एक वाई की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो ऐसे करते करते गाइस आपके पास वाई की भी एन वैल्यूज आ गई, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज ली थी। तो इससे आपके पास एक टेबल आ गई। अब गाइस इस टेबल की हर एक रो जो है वो एक पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, x1 y1। तो आपने उस पॉइंट को लेट्स से फॉर एग्जाम्पल प्लॉट किया, ये आपका x1 y1 पॉइंट था। उसी तरीके से गाइस जो आपने इसी टेबल की सेकंड रो ली, इसमें भी एक पॉइंट है x2 y2, तो आपने उस पॉइंट को यहाँ प्लॉट किया। और फिर गाइस जब आप ऐसे ही पॉइंट्स प्लॉट करते गए करते गए करते गए करते गए, तो आपको समझ में आया कि ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं। और फिर जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे तो आपके पास एक लाइन की इक्वेशन हो जाती थी। ठीक है, तो यूजली स्कूल में हम ये काम किया करते थे, यानी कि हमें एक इक्वेशन पता होती थी और हम उस इक्वेशन से बहुत सारे पॉइंट्स निकालते थे, और बेसिकली हम उन पॉइंट्स को मर्ज करके एक ग्राफ बना देते थे, या उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक लाइन से ग्राफ बनाते थे। और अभी हमारा ये जो ग्राफ है गाइस ये एक लाइन की इक्वेशन आ रही है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्यों आ रही है गाइस? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है गाइस एक ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो वन से ज्यादा नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स की पावर भी वन है और वाई की पावर भी वन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये एक लीनियर इक्वेशन है, यानी कि
इसका जो ग्राफ आएगा वो एक लाइन आएगा, बिकॉज इट्स अ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो अब गाइस हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हमारे साथ उल्टा केस होने वाला है। अब हमारे साथ उल्टा केस होने वाला है। क्या उल्टा केस होने वाला है? देखिए, पहले गाइस क्या होता था कि हमें इक्वेशन पता होती थी, और हम उस इक्वेशन की मदद से एक टेबल बनाते थे, और उस टेबल की मदद से हम एक ग्राफ प्लॉट करते थे, और तब हमें जाके पता चलता था कि ये इसका ग्राफ है, या मुझे कहना चाहिए कि ये इसका कर्व है। तो इसका कर्व जो है अभी एक लाइन आ रही है, ठीक है। अब गाइस हमारे साथ उल्टा होने वाला है। अब हमारे साथ क्या होगा गाइस कि हमें ऑलरेडी एक टेबल दे रखी होगी, ठीक है। अब सीन कुछ ऐसा होने वाला है, हमें ऑलरेडी एक टेबल दे रखी होगी, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सिनेरियो ले रहा हूँ गाइस कि यहाँ पे भी हमारे पास जो टेबल है उसमें एक एक्स वाला कॉलम है और एक वाई वाला कॉलम, ठीक है। हमें एक टेबल दे रखी है, और गाइस इसमें भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि इस टेबल की हर रो, जो कि एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में एक पॉइंट होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, यानी कि x1 डॉट 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 ऐसे करते करते गाइस xn, हमारे पास x की अलग अलग वैल्यूज है। और गाइस ये जो टेबल के अंदर जो y आ रहे होंगे, ये किसी ना किसी इक्वेशन से निकले होंगे, जो इक्वेशन हमें भी नहीं पता कि कौन सी होगी। हमें बस ये टेबल गिवन है गाइस, हमारे पास बस ये टेबल होगी गाइस, ठीक है। तो ऐसे ही y के अंदर भी बहुत सारी y की वैल्यूज लिखी होंगी, y1 y2 डॉट 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 y। सीन कुछ ऐसा होगा गाइस, ठीक है। अब हमें करना क्या है गाइस, हमें इस टेबल से इक्वेशन निकालनी। आपको ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इस टेबल से इक्वेशन कैसे निकालोगे, ठीक है। बट गाइस इसी को बोला जाता है कर्व फिटिंग, यानी कि जब आप किसी टेबल से बेसिकली एक इक्वेशन निकालते हो, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग, कर्व फिटिंग कहते हैं गाइस, कर्व फिटिंग। तो मशीन लर्निंग इज कर्व फिटिंग, या फिर मुझे, इनफैक्ट मुझे ये भी बोलते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कर्व फिटिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर्व फिटिंग ही है गाइस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो पार्ट है वो मशीन लर्निंग है guys, ठीक है। तो पूरी एआई में कर्व फिटिंग हो रही है, और अब क्योंकि मशीन लर्निंग एआई का एक सबसेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मशीन लर्निंग में भी आप कर्व फिटिंग ही कर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो टेबल आएगी ये कहाँ से आएगी, ठीक है। ये टेबल हमें कोई देगा, या हम कहीं से लेंगे, या बेसिकली व्हाट इज द व्हाट इज द सॉल्यूशन, इस टेबल को हम कहाँ से लेके आएंगे। तो गाइज इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टेबल है क्या चीज, इस टेबल के अंदर होगा क्या, ठीक है। तो गाइज इस टेबल के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन का डाटा हो सकता है इस टेबल के अंदर, ठीक है। इस टेबल के अंदर, इस टेबल के जो कॉलम्स होंगे गाइस, वो कोई सी भी चीज हो सकती है, किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन का डाटा हो सकता है इस टेबल के अंदर, ठीक है। जैसे कि गाइस अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए ये जो टेबल है हमारी, इस टेबल के अंदर क्या है गाइस, इस टेबल के अंदर अभी तो मैं दो कॉलम ले रहा हूँ, लेकिन गाइस होने को तो किसी टेबल के अंदर कितने भी कॉलम हो सकते हैं, राइट। बट आई एम टेकिंग राइट नाउ द ओनली द एग्जांपल ऑफ टू कॉलम्स। तो जैसे गाइस मान लीजिए अभी ये जो टेबल है, ये इंडिया में सेकेंड हैंड लैपटॉप्स का डाटा है, सेकेंड हैंड लैपटॉप्स का डाटा। तो मान लीजिए गाइस मेरे पास ये जो टेबल है, इसके अंदर कुल मिला करके कुछ एन रोज है मेरे पास, ठीक है। यानी कि एन लैपटॉप्स का डाटा है मेरे पास। अब गाइस एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन की वैल्यू 1200 हो सकती है, 1300 हो सकती है, 1500 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इस टेबल के अंदर कितनी रोज होंगी, ठीक है। और मेरे पास जो एक्स वाला कॉलम है गाइस, उसमें मान लीजिए जो है वो अ, जो एक्स वाला कॉलम है वो आप मान लीजिए ये दे रखा है कि उसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है उस लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो गाइस मान लीजिए जो एक्स वाला कॉलम है वो प्रोसेसर वाला कॉलम है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कौन सा प्रोसेसर लगा रखा है। अब मान लीजिए गाइस इस कॉलम में प्रोसेसर की अलग अलग वैल्यूज बेसिकली जो है वो लिखी हुई है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर लेट्स से 7 लिखा हुआ है, लेट्स से 5 लिखा हुआ है, ठीक है, लेट्स से 3 लिखा हुआ है,
ठीक है, लेट्स से A7 लिखा हुआ है, लेट्स से, या फिर मुझे कहना चाहिए कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके सो 765 लिखा हुआ है, ठीक है, लेट्स से 565 लिखा हुआ है, लेट्स से 365 लिखा हुआ है। ऐसे वैल्यूज लिखी हुई है गाइस इस कॉलम के अंदर। तो अब आप मेरे से कहेंगे कि ये वैल्यूज क्या है गाइस। गाइस आप अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि 7 का मतलब है कि Core i7 प्रोसेसर, ठीक है, और 5 का मतलब है कि Core i5 प्रोसेसर, ठीक है, 3 का मतलब है कि Core i3 प्रोसेसर, ठीक है, और 765 का मतलब है कि AMD का Ryzen 7 प्रोसेसर, ठीक है। उसी तरीके से 565 का मतलब है कि AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर, और उसी तरीके से गाइस 365 का मतलब है AMD का Ryzen 3 प्रोसेसर। ऐसा समझ लीजिए गाइस, ठीक है। तो जितना बड़ा नंबर उतना अच्छा प्रोसेसर, ठीक है। जैसे गाइस AMD का जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वो Core i7 से बेटर है। तो अब आप देखिए मैंने Ryzen 7 प्रोसेसर को ज्यादा बड़ा नंबर दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब 765 मैंने नंबर दे रखा है जो कि 7 से बड़ा है, क्योंकि रियलिटी में गाइस जो AMD का Ryzen 7 प्रोसेसर है वो Core i7 से बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसी तरीके से AMD का जो Ryzen 5 प्रोसेसर है वो इंटेल के Core i5 प्रोसेसर से बहुत बढ़िया है। उसी तरीके से AMD का जो Ryzen 3 प्रोसेसर है वो इंटेल के Core i3 से बहुत बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बेटर प्रोसेसर को बड़ा नंबर असाइन किया हुआ है, यानी कि 365 मैंने AMD Ryzen 3 को दिया है, और सिर्फ 3 नंबर मैंने Core i3 को दिया है। 565 AMD Ryzen 5 को दिया है, और 5 नंबर मैंने सिर्फ Core i5 को दिया है। 765 मैंने AMD Ryzen 7 को दिया है, और उसी तरीके से गाइस 7 नंबर मैंने Core i7 को दिया हुआ है, ठीक है। अब गाइस दूसरी साइड मान लीजिए यहाँ पे आपके लैपटॉप का प्राइस है, ठीक है, यानी कि जो दूसरा वाला कॉलम है, जो वाई वाला कॉलम है, वो आपके लैपटॉप का प्राइस है। तो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हुए हैं गाइस। तो जैसे मान लीजिए किसी लैपटॉप का प्राइस है 28,030 रुपीज, ठीक है। फिर किसी लैपटॉप का प्राइस है लेट्स से 35,000, ओके, रुपीज। किसी लैपटॉप का प्राइस है 36,500 रुपीज, ठीक है। किसी लैपटॉप का प्राइस है लेट्स से 52,300 रुपीज, ठीक है। तो गाइस ऐसे करते करते हमारे पास एन रोज है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल कुछ रोज लिए हैं गाइस, बट ऐसी बहुत सारी रोज होंगी हमारी इस टेबल के अंदर। तो हमारे पास ऐसी एन रोज है, ठीक है। और इनमें से हर रो के अंदर हमारे पास एक पॉइंट है। जैसे गाइस पहले हमारा लाइन का एक पॉइंट हुआ करता था हर एक रो में, वैसे यहाँ पे भी हमारे पास एक पॉइंट है। जैसे गाइस अगर मान लीजिए आप, मैं अगर इसकी पहली रो लेता हूँ तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा गाइस, इसका पॉइंट हो जाएगा 7,28,030। ये पॉइंट हो गया गाइस। ऐसे हमारे पास एन पॉइंट्स है, ठीक है। अब गाइस होता क्या है कि ये जो डाटा कलेक्ट हुआ है ना, ये जो, इसको आप डाटा ही कहेंगे, ये जो टेबल है इसको हम कहेंगे कि ये एक डाटा सेट है, ठीक है। इट्स अ डाटा सेट, ठीक है, इट्स अ डाटा सेट, ठीक है। तो गाइस अब ये जो डाटा कलेक्ट हुआ है, ये जो डाटा सेट कलेक्ट हुआ है, ये रियल प्राइजेस हैं। यानी कि जब आप मार्केट में गए और आपने लोगों से पूछा, सर्वे किया, और फिर आपने डाटा कलेक्ट किया, तो दिस इज द रियल प्राइस, राइट राइट। तो गाइस प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप रियल लाइफ डाटा कलेक्ट करते हो ना, तो उसमें बहुत सारा नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाता है। नॉइस, नॉइस का क्या मतलब है गाइस? नॉइस का ये मतलब है कि गाइस अगर हम सोचिए, ये जो डाटा सेट अभी हमने इससे पहले लिया था, एक लाइन का जो मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें अगर आपने देखा होगा गाइस कि हमने जितने भी पॉइंट्स प्लॉट किए ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में लाई कर रहे थे। कुछ ऐसे आ रहे थे वो पॉइंट। तो बड़ा आसान था हमारे लिए पता लगा पाना कि हाँ भाई इसका जो कर्व आएगा वो एक लाइन होगी, ठीक है, और उसकी इक्वेशन हमें पता थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज हमारे सामने ये है कि हमें इक्वेशन ही नहीं पता कि ये जो डाटा आ रहा है हमारा, ये जो टेबल आ रही है हमारी, ये कौन सी इक्वेशन से आ रही है। हम नहीं जानते कि वो इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। वही तो निकालनी है हमको। इसी को तो बोलते हैं कर्व फिटिंग, ठीक है। तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है।
एक काम करते हैं, ये जो टेबल का डाटा है इसको वापस प्लॉट करके देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी तो हमारे सामने पॉइंट्स ही हैं, हर रो में एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में पॉइंट्स है। तो जो लैपटॉप का डाटा है उसको प्लॉट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस डाटा को प्लॉट करेंगे तो ये वैसा आएगा ही नहीं जैसा आप सोच रहे थे, ठीक है। ये डाटा कुछ ऐसा आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक 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 यहाँ पे आएगा, कुछ ऐसा आएगा गाइस, ठीक है। तो अब आपका दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज, ठीक है, कि अब क्या किया जाए, ठीक है। अब आपका दिमाग हो जाएगा खराब, आप कहोगे ये क्या चक्कर है, ठीक है, और ये डाटा ऐसा कैसे आ सकता है। इनफैक्ट आपको पहला क्वेश्चन तो मेरे से ही पूछना चाहिए कि सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि ये डाटा ऐसा ही आया, ठीक है। देखिए गाइस, अभी मैंने आपसे क्या बोला था, नॉइस। नॉइस का मतलब, जब आप रियल लाइफ डाटा कलेक्ट करते हैं ना गाइस, तो वो बिल्कुल एक आइडियल, उसका उसको जो आप प्लॉट करते हैं तो उसका जो कर्व आएगा वो बिल्कुल एक आइडियल ग्राफ की तरह नहीं आएगा, कि बिल्कुल पैराबोला की फॉर्म में आ रहा है, या उसके सारे पॉइंट्स एक पैराबोला के पैटर्न में अरेंज हो रखे हैं, या उसके सारे पॉइंट्स एक लाइन के पैटर्न में अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। इतना आइडियल डाटा नहीं होता गाइस रियल लाइफ में। इतना आइडियल डाटा रियल लाइफ में इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिकल दुनिया है, जो हम रियल लाइफ जीते हैं, उसमें बहुत सारा नॉइज होता है guys, ठीक है। उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है। तो हम इस समय स्वर्ग में नहीं रह रहे, हम प्रैक्टिकल दुनिया में। प्रैक्टिकल दुनिया में बहुत सारी डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक उदाहरण दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। गाइस, जब भी कोई कार बनाने वाली कंपनी या जब भी कोई बाइक बनाने वाली कंपनी, वो जब अपने व्हीकल का एवरेज बताते हैं कि हमारी गाड़ी 1 लीटर में इतने किलोमीटर चल गई, या हमारी बाइक 1 लीटर में इतने किलोमीटर चल गई, तो जब भी ये नंबर्स बताते हैं तो उसके नीचे बहुत छोटा छोटा लिख देते हैं कि अंडर स्टैंडर्ड टेस्टेड कंडीशंस। तो गाइस, इसका क्या मतलब होता है अंडर स्टैंडर्ड टेस्टेड कंडीशंस का, कि वो लोगों को वार्न कर रहे हैं कि ये जो एवरेज आया है, ये हमने कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट करके उसमें गाड़ी चलाई, तब ये इतना अच्छा एवरेज आया, ठीक है। तो अंडर स्टैंडर्ड टेस्टेड कंडीशन का क्या मतलब है गाइस, कि रोड पे कोई खड्डे नहीं थे, रोड बिल्कुल प्लेन थी, उस पे कोई ट्रैफिक नहीं था, ठीक है। हमने दिन में भी गाड़ी चलाई, रात में भी गाड़ी चलाई, रात में हमने जिस रोड पे गाड़ी चलाई उसमें भी कोई खड्डे नहीं थे, कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई कोई पर्सन नहीं था रोड के ऊपर, कोई एनिमल नहीं था, कोई मवेशी नहीं थे, कोई गाय नहीं थी, कोई डॉग नहीं था, कोई कैट नहीं थी रोड के ऊपर। प्लेन रोड थी, स्ट्रेट रोड थी, उसमें कोई कर्व्स नहीं थे, ठीक है। वेल लिट रोड थी, वो लाइटें बहुत अच्छी लगी हुई थी उस पर, तो ड्राइवर को सब साफ साफ नजर आ रहा था। तो गैस ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि आपकी गाड़ी का जो एवरेज होगा वो काफी बेटर आएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल दुनिया होती है उसमें ऐसी रोडें आपको मिलेंगी ही नहीं। ये तो आइडियलिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, कि रोड खाली है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में गाइस आपको हर जगह नॉइज मिलेगा, कहीं पे खड्डे मिलेंगे तो आपको ब्रेक भी मारनी पड़ेगी, कहीं पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा तो आपको गियर भी कम करना पड़ेगा, कहीं पे रोड एकदम से खुलेगी तो आप एक्सेलरेटर भी ज्यादा लोगे। तो गाइस इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो एवरेज है वो उस स्टैंडर्ड टेस्टेड कंडीशन वाले एवरेज के जितना नहीं आएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से गाइस, कि अभी मैंने जो इससे पहले एग्जांपल लिया था तो उसमें लाइन के जो पॉइंट्स थे वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अलाइन हो रहे थे, एक के बाद एक, ठीक है। लेकिन रियलिटी में गाइस, जब रियल लाइफ डेटा आप कलेक्ट करते हो तो वो पॉइंट्स वैसे नहीं आते जैसे हमने इससे पहले देखे थे, वो कुछ इस तरीके के आते हैं, वो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन गाइज, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस एक्सेस को प्रोसेसर की एक्सेस मान लूँ और इस एक्सेस को अगर मैं प्राइस की एक्सेस मान लूँ, तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक, अगर आप इस इन सारे पॉइंट्स को रफली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक लीनियर पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि गाइज अगर आप ओवरऑल पैटर्न देखो सारे पॉइंट्स का, तो कर्व जो है वो बिल्कुल एक लाइन का पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है गाइज, लेकिन कौन सी लाइन, हमें भी नहीं पता कि इसमें हम कौन सी लाइन फिट करें। हमें ये तो पता चल रहा है कि इस पे एक लाइन फिट होगी,
यानी कि जब हम इस पे कर्व फिटिंग अप्लाई करेंगे तो एक लाइन ही आएगी है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि एक लाइन की इक्वेशन आएगी है। ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं कर्व फिट करूं तो एक लाइन की इक्वेशन आएगी। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सी लाइन, क्योंकि गाइस लाइंस तो बहुत बनाई जा सकती है। ठीक है, देखिए गाइस, अगर हम एक लाइन ऐसी बना दें, ठीक है, एक ऐसी बना दे, 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 बहुत सारी लाइंस फिट हो सकती हैं जो कि इन पॉइंट्स के पास से जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन गाइस एक चीज क्लियर है कि आप कोई अगर लाइन बनाओगे तो आप ऐसी लाइन ही बनाओगे जो इन पॉइंट्स के आसपास से ही पास हो रही हो। आप कोई ऐसी लाइन नहीं बनाओगे जो इन पॉइंट्स के पास से पास ही ना हो रही हो, कहीं दूर से पास हो रही हो। मतलब डेफिनेटली सी बात है गाइस कि आप कोई ऐसी लाइन प्लॉट नहीं करना चाहोगे, यू विल नेवर वांट टू प्लॉट अ लाइन लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि गाइस ये तो दूर दूर तक किसी पॉइंट से भी पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर गाइस आप एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो बिल्कुल भी पॉइंट्स के बगल से नहीं निकल रही है या उनके अंदर से होते हुए पास नहीं हो रही है, तो गाइस हम कहेंगे कि हमने ये जो कर्व फिटिंग करी है ये बहुत बेकार करी है, इसको हम बोलेंगे अंडर फिटिंग। ये अंडर फिटिंग कहते हैं गाइस इसको, अंडर फिटिंग। ठीक है, वी कॉल इट अंडर फिटिंग। ठीक है, अब गाइस अगर सोचिए मैं यहाँ पे बिल्कुल अपने मैथ वाला ही कॉन्सेप्ट लगा दूं। ठीक है, तो आप मेरे से पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मैथ वाला कॉन्सेप्ट। गाइस मैथ वाले कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे अगर आप मेरे से, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस आप मेरे से ये पूछेंगे कि क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा कर्व भी तो बना सकते हैं जो कि बेसिकली हर पॉइंट से पास हो। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि सर हमें ये तो पता नहीं है कि जो ये हमारे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं टेबल के, या जितने भी हमारे डाटा सेट के पॉइंट्स आ रहे हैं, ये कौन सी इक्वेशन में से आ रहा है, क्योंकि वो इक्वेशन ही तो हमें निकालनी है। ठीक है, तो आपको कैसे पता कि ये एक लाइन की इक्वेशन में से ही आ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स? आप जबरदस्ती इस पे लाइन क्यों फिट करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, अ, हम इस पे कोई दूसरा कर्व भी तो फिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम ये सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन में से ही आ रहे हैं। ठीक है, ये किसी दूसरी इक्वेशन में से भी तो आ सकते हैं, किसी डिग्री टू की इक्वेशन में से भी आ सकते हैं। डिग्री टू का मतलब है गाइस कि जिसमें इक्वेशन में पावर जो है वो वन से ज्यादा हो। ठीक है, ये किसी दूसरी इक्वेशन में से भी आ सकते हैं ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो क्यों ना हम एक ऐसी इक्वेशन निकालें जो कि बेसिकली हर हम एक ऐसे कर्व की इक्वेशन निकालें जो इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन हो जिस इक्वेशन का हर पॉइंट उसी के अंदर से आ रहा हो। ठीक है, तो गाइस अब आप सोचिए कि अगर आपने एक ऐसी इक्वेशन निकाल ली जिस इक्वेशन का हर पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे दिखने वाला हर पॉइंट उस इक्वेशन में से आ रहा है, तो सोचिए गाइस उस स्थिति में क्या होगा। उस स्थिति में क्या होगा कि फिर आपका उस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, उस इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा गाइस, यानी कि वो ग्राफ यहाँ पे दिखने वाले हर एक पॉइंट से पास होगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे दिखने वाले हर एक पॉइंट से पास होगा। ठीक है, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो गाइज अगर मैं इस तरीके की कोई इक्वेशन लेता हूँ, जो कि गाइज ऑब्वियस सी बात है कि पावर वन टर्म्स वाली इक्वेशन तो नहीं होगी, क्योंकि गाइज पावर वन टर्म्स वाली इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक लाइन आती है। यहाँ पे तो हमें लाइन दिख ही नहीं रही है, यहाँ पे हमें तो बहुत ही विगली टाइप का कर्व कर्व दिख रहा है। विगली मतलब जो सांप की तरह ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो गाइज ये कर्व की जो इक्वेशन होगी ये कम से कम डिग्री थ्री या डिग्री फोर पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। ठीक है, यानी कि जो इस इक्वेशन के अंदर टर्म्स होंगे एक्स और वाई वाले, वो गाइस कम से कम पावर थ्री या पावर फोर वाले टर्म्स होंगे। पावर टू वाले भी नहीं होंगे गाइस, क्योंकि पावर टू वाले टर्म्स की जो इक्वेशन होती है वो एक पैराबोला की इक्वेशन आती है, तो उस केस में हमारा ये जो कर्व आना चाहिए था वो एक पैराबोलिक टाइप का कर्व आना चाहिए था। लेकिन गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कर्व पैराबोलिक टाइप का भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारा एक बहुत ही अजीबोगरीब टाइप का कर्व आ रहा है। तो गाइज गेसिंग बाय द शेप ऑफ द कर्व, हमें ऐसा लगता है कि इस
कर्व की इक्वेशन कम से कम डिग्री 3 या डिग्री 4 पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन होनी चाहिए। यानी कि अगर हम ऐसा मान लें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये डिग्री 3 या डिग्री 4 पॉलिनोमियल की इक्वेशन में से आ रहे हैं, यानी कि वो जो टेबल के अंदर हमें जितनी भी n रोज मिल रही है उसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो डिग्री 3 या डिग्री 4 की इक्वेशन में से आ रहे हैं। तो हम ऐसा भी मान सकते हैं गाइस, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें पता ही नहीं है कि वो पॉइंट्स किस इक्वेशन में से आ रहे हैं। लेकिन गाइस ऐसा करना भी बहुत गलत होगा, और इस फेनोमेना को बोला जाता है गाइस ओवरफिटिंग। इसको ओवरफिटिंग कहते हैं, ओवरफिटिंग। ठीक है, यानी कि हम अल्टीमेटली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास एक डाटा सेट है, उस डेटा सेट के अंदर हमारे पास बहुत सारी रोज हैं यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और हम उन पॉइंट्स के ऊपर कर्व फिटिंग करना चाहते हैं। कर्व फिटिंग का मतलब हम एक ऐसा कर्व निकालना चाहते हैं जो कि इन पॉइंट्स के ऊपर अच्छे तरीके से फिट हो। तो अब आप कहोगे सर ये देखिए हो तो रहा है अच्छे तरीके से फिट, ठीक है, लेकिन गाइस अभी मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में ये समझाऊंगा कि हम इस तरीके का भी कर्व फिट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप अपने डेटा सेट के ऊपर ऐसा कर्व फिट करते हो जिसकी इक्वेशन बहुत हाई डिग्री वाली इक्वेशन हो, या जिसकी इक्वेशन का जो कर्व बनेगा वो एक ऐसा कर्व बनेगा जो उनमें से हर एक पॉइंट से पास हो रहा होगा गाइस, तो ऐसे फेनोमेना को बोला जाता है ओवरफिटिंग। यानी कि जितना आपको कर्व फिट करने की जरूरत थी उससे ज्यादा फिट कर गया, आपने इतना कॉम्प्लेक्स कर्व फिट कर दिया है कि वो हमारे डेटा के हर एक पॉइंट में से पास हो रहा है। ठीक है, जो कि बावजूद इसके, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रिपीटेटिव, मैं दोबारा से कहूंगा गाइस गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एंड आई नो अभी आप क्या सोच रहे होंगे कि ऐसा करना तो अच्छी बात है क्योंकि आफ्टर ऑल यही तो हमें करना था, हमें ऐसा कर निकालना था जो हर पॉइंट से पास हो। लेकिन गाइस अभी आप आगे समझेंगे कि ये चीज गलत है, ये हमें नहीं करनी है, हमें ओवरफिटिंग नहीं करनी है गाइस। ठीक है, इससे पहले का मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाया जिसमें जो कर्व है यानी कि हमारी जो एक रेड वाली लाइन थी वो बिल्कुल भी पॉइंट्स के पास से नहीं जा रही थी, वो बिल्कुल दूर से जा रही थी गाइस। तो ऐसे फेनोमेना को बोलते हैं अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग, ठीक है, अंडर फिटिंग। ठीक है, तो गाइस ये हमारी कर्व फिटिंग के दो एक्सट्रीम्स हैं, यानी कि हम ओवर फिट भी कर सकते हैं किसी कर्व को और अंडर फिट भी कर सकते हैं। और गाइस हमको दोनों ही नहीं करना है, हमें इन दोनों के कहीं बीच में रहना है, हमें परफेक्ट फिट निकालनी है। ठीक है, अब गाइस परफेक्ट फिट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, बहुत सारे सवाल है अभी आपके मन में, आई एम प्रिटी श्योर। तो गाइस इसके बारे में मैं आराम से बात करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट फिट, परफेक्ट फिट का क्या मतलब होता है। ठीक है, हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमने अपने कुछ गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स का परफेक्ट फिट निकाल लिया है। ठीक है, हम ये कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। तो इसका मतलब हमें ओवरफिटिंग भी नहीं करनी है और हमें अंडरफिटिंग भी नहीं करनी है, हमें अपने दिए गए डेटा सेट के पॉइंट्स के ऊपर एक परफेक्ट फिट निकालना है। ठीक है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो आई गेस गाइज आपको मोटा माटी ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जो जनरल कॉन्सेप्ट्स थे मशीन लर्निंग के, वो आपको समझ में आ गए होंगे गाइज। और यहाँ पे मैं जो एग्जांपल ले लिया है गाइज मैंने, वो रिग्रेशन का एग्जांपल लिया है, लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल लिया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है तो गाइज आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको डिटेल में ये एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। लेकिन अभी मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ओके, तो अभी के लिए गाइज एक जनरल कॉन्सेप्ट हमने मशीन लर्निंग का सीखा जिसमें हमने कुछ जनरल वोकेबलरी के बारे में जाना कि क्या क्या चीजें मशीन लर्निंग में होती हैं। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।